तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस एड्रेसिंग। पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था, याद है किसी को? प्रीवियस लेक्चर में एड्रेस ट्रांसलेशन टॉपिक था पिछले लेक्चर का। तो आज हम बेस एड्रेसिंग डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक दोनों में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर। ये म्यूट कर लो जो लोग बात कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज द कंप्यूटर आर्किटेक्चर दोनों ही सब्जेक्ट का कॉमन टॉपिक है। तो बेस एड्रेसिंग पे बात करेंगे हम। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है, प्रीवियसली मैंने बताया था एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम मींस कि जो प्रोग्राम हमारा रेडी टू एग्जीक्यूट है। और ये चीज मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने जैसे प्रोग्राम लिखा बाय यूजिंग द टेक्स्ट एडिटर और उस प्रोग्राम को हमने कंपाइल किया। कंपाइलेशन के साथ साथ लिंकिंग हो गई उस प्रोग्राम की अदर ऑब्जेक्ट फाइल से, और लिंकिंग होके फाइनली वो फाइल हमारी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, जो कि अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो टीसी बिन, और उसमें तुमने देखा होगा कि प्रोग्राम नेम .exe वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को अगर हम रन कराना चाहें तो हम क्लिक करेंगे उस फाइल को, यानी वो फाइनली वो एग्जीक्यूटेबल फाइल मेमोरी में आएगी तभी तो रन करेगी। तो हम उस फाइल को क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने से ये मतलब नहीं है कि हम उसको हम लेके आ रहे हैं मेन मेमोरी में। हम मेन मेमोरी में ले ही नहीं जा सकते, ना सीपीयू के अंदर ले जा सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर और मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम हमारा इनबिल्ट वर्क कर रहा है, वो उसको मेन मेमोरी के अंदर ले जाएगा एग्जीक्यूटेबल फाइल को। मतलब उसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जब सीपीयू को मिलेंगे तो वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो जब हम क्लिक करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि लोडर प्रोग्राम उस फाइल को मेन मेमोरी में लोड कर देता है और अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है। तो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में हम जानते हैं क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा ब्लॉक्स, दो चीज होती है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्या है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मतलब कि लो लेवल प्रोग्राम है बेसिकली। कंपाइलेशन के बाद और लिंकिंग के बाद जो प्रोग्राम मिला, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली सीपीयू समझ सकता है। एग्जीक्यूटेबल का मतलब ये है ना कि डायरेक्टली जब वो सीपीयू के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस जाएंगे तो सीपीयू कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस देम। एक्सप्रेस का मतलब जिस इंस्ट्रक्शन का जो पर्पज है वो सीपीयू के अंदर सॉल्व होके और फाइनली उसका आउटपुट या रिजल्ट जहां भी पॉसिबल होगा दैट विल बी प्रोड्यूस। सीपीयू अपना इफेक्ट वहां से यानी अपना काम वर्क स्टार्ट करेगा। तो इस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, दोनों चीज होती हैं। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा हमारे कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर स्टोर होते हैं। कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस मतलब लगातार मेमोरी लोकेशंस। और किस मेमोरी की हम बात कर रहे हैं? मेन मेमोरी में, क्योंकि फाइनली जो भी प्रोग्राम या डेटा या सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा वो मेन मेमोरी में आएगा ही आएगा, और उसके वहां से सीपीयू उसको एक्सेप्ट करेगा और सीपीयू एक्सेप्ट करने के बाद उनको रन कराएगा सीपीयू। तो ये मेन मेमोरी में लगातार यानी कंसेक्यूटिव मतलब अगल बगल, जैसे हमारे अगल बगल हाउस होते हैं तो हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव लोकेशंस या कंसेक्यूटिव एड्रेसेस। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे ये सारे प्रोग्राम्स के डेटा और इंस्ट्रक्शंस अगल बगल मेमोरी में होते हैं और उन्हीं मेमोरी लोकेशन से हमारा एग्जीक्यूशन होता है। और इस मूवमेंट पर तुम रिमेम्बर कर सकते हो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल।
कि मेमोरी में अब एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम आ गया तो अब वो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से फैच होंगे और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल एग्जीक्यूट होगी। अब कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट बता सकता है कि इस मोमेंट पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या क्या स्टेप होंगे और कैसे ये चलेगी? कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो बताए। एनी हाउ जो भी याद आ रहा हो या कुछ जो मैंने पढ़ाया है पिछले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में, कोई भी बताना चाहे। और ड्यूरिंग लेक्चर किसी मोमेंट पे डाउट हो तो यू कैन आस्क, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल हम जानते हैं, जैसे पढ़ चुके हैं कि अब मेमोरी से हमारे वो इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के अंदर आएंगे, लेकिन डायरेक्ट तो आ नहीं जाते हैं। सीपीयू से आएंगे किससे? डेटा बसेस के थ्रू, और डेटा बस से आएंगे मेमोरी बफर रजिस्टर में। मेमोरी बफर रजिस्टर से अगर वो इंस्ट्रक्शन है तो आईआर रजिस्टर में जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में, और अगर वो डेटा है, वैल्यू है, तो किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में जाएगा। और उसके बाद वो अगर जनरल पर्पज रजिस्टर से फिर स्पेशल पर्पज रजिस्टर, अगर एक्यूमुलेटर आर्किटेक्चर है तो उसमें जाके और सीपीयू को वो डायरेक्ट मिलेगा, वहां सीपीयू अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये तो बात हो गई कि इंस्ट्रक्शंस, डेटा एग्जीक्यूशन और कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अब आते हैं हम बेस एड्रेस पर कि अब जो ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं, मतलब मेमोरी लोकेशंस हैं, तो मेमोरी लोकेशंस बेसिकली क्या है? इसको तुम ऐसे मान के चलो कि जैसे कोई मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था कि ट्रेन की कोई बोगी है, कोई कोच है, उसको एज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी मान के चलो। तो ट्रेन का स्लीपर कोच है, तो उसमें अगर हम स्लीपर कोच की बात करें या थर्ड एसी की बात करें, तो उसमें एक कोच में ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कितने होते हैं? जो मतलब एक कोच में जो ब्लॉक बने हुए हैं वो 9 होते हैं आई थिंक। ठीक है, 9 ब्लॉक होते हैं और टोटल 72 सीट्स होती हैं, मतलब 72 बर्थ्स होती हैं। तो रैम को ऐसे मान के चलो कि जो हम रैम में ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो कोच, एक ट्रेन का कोच मान लो कि रैम है, और रैम है तो ट्रेन के कोच में 9 ब्लॉक हैं, और हर एक ब्लॉक में कितनी सीट्स होती है? बोलो, कोई भी बताना चाहे। 72 सर। ब्लॉक की बात कर रहे हैं, देखो कोच में तो कोच में होती है ना 72 सीट्स, तो कोच में 72 सीट्स होती हैं, लेकिन ब्लॉक बने होते हैं ना कंपार्टमेंट, मतलब उसके अंदर 8-8 सीट के होते हैं कि नहीं, सिमिलर 9 ब्लॉक। तो 9 ब्लॉक होते हैं 8-8 सीट के, तो 9 ब्लॉक हैं और हर ब्लॉक में 8 सीट है, यही स्ट्रक्चर होता है ना? यस सर। तो हर ब्लॉक में 8 सीट है। तो यही रैम का स्ट्रक्चर, जो मॉडर्न रैम है, तो उसमें मान लो कि ब्लॉक है, मेमोरी के ब्लॉक, और हर ब्लॉक में क्या है कि वर्ड्स हैं, एक ब्लॉक में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो कोई मेमोरी स्ट्रक्चर हो सकता है एक ब्लॉक में 4 वर्ड हो, या किसी मेमोरी स्ट्रक्चर में एक ब्लॉक में 8 वर्ड हो। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि 8 वर्ड हैं एक ब्लॉक में। तो मेमोरी के सेंस में हम ब्लॉक में वर्ड बोल रहे हैं। तो कोच, ट्रेन कोच की बात करें तो एक ब्लॉक में 8 सीट, इस तरह का स्ट्रक्चर चलो, ठीक है। तो मेमोरी के सेंस में हम बात करते हैं तो हर एक ब्लॉक में कितनी वर्ड हैं? 8 ब्लॉक। तो हर एक ब्लॉक में 8 वर्ड हैं, तो हर एक वर्ड का अपना अपना अलग अलग एड्रेस होगा ऑब्वियसली, और ब्लॉक का भी होगा। तो अगर हम ब्लॉक के एड्रेस की बात करें तो वो उसको हम उस एड्रेस के सापेक्ष हम वर्ड का एड्रेस निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रेन में हम ब्लॉक की बात करें तो हम बोले कि अगर हमारा थर्ड ब्लॉक में चौथी सीट है, ठीक है, तो उस ब्लॉक के संदर्भ में हमने बात करी कि चौथी सीट
और अगर ब्लॉक के संदर्भ में बात ना करें तो हम डायरेक्ट सीट नंबर से पहचानेंगे कि इस कोच में ये सीट नंबर है, या फिर उस कोच के ब्लॉक में ये तीसरी दूसरी सीट है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो यही रैम में है कि जितने ब्लॉक हैं हमारे, ब्लॉक बाय ब्लॉक उसमें होते हैं रैम में, और हर एक ब्लॉक में अलग अलग वर्ड हैं। तो ब्लॉक का अपना अलग एड्रेस है और वर्ड का अपना अलग एड्रेस है। तो वर्ड को उसके पर्टिकुलर एड्रेस से भी पहचान सकते हैं, या फिर उसको ब्लॉक के एड्रेस के सापेक्ष भी पहचान सकते हैं। तो यहां ब्लॉक का एड्रेस हम बोलते हैं कि बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस के सापेक्ष अगर हम उस ब्लॉक के वर्ड को रिकॉग्नाइज करेंगे तो उस वर्ड का जो एड्रेस होगा वो ब्लॉक के एड्रेस यानी बेस एड्रेस के सापेक्ष होगा। मेरी कहने का मतलब ये है। अगर ये चीज ना समझ में आई हो तो बताओ मुझे। सबको क्लियर हो रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ना क्लियर हो तो बताओ कहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। मतलब कहने का हर एक वर्ड का अपना एक अलग इफेक्टिव एड्रेस है। इफेक्टिव का मतलब कि या तो अगर हम उसको सीधे मेमोरी के सेंस में बोल दें कि हाँ इस वर्ड का ये एड्रेस है। दूसरा, हम उस मेमोरी के सेंस में वर्ड का एड्रेस ना बोल के हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड का एड्रेस है वो किसी ब्लॉक के संदर्भ में है। ब्लॉक के संदर्भ में उसका एड्रेस है। दोनों चीजें बराबर ही हैं। तो यहाँ इस मोमेंट पे हम ये इग्नोर कर देते हैं कि रियल एड्रेस स्पेस और वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ये सभी को याद होगा, मैंने पिछली बार डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर में, कि वर्चुअल एड्रेस क्या है, कि जो एड्रेस सीपीयू जनरेट कर रहा है। मतलब सीपीयू जनरेट कर रहा है प्रोग्रामर के प्रोग्राम के लिए, और वो हमारा कहीं भी मेमोरी लोकेशंस पर हो सकता है, किसी भी मेमोरी में, कहीं भी, किसी भी, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जो रियल एड्रेस है वो उस वर्चुअल एड्रेस के सापेक्ष फिजिकल मेमोरी में जो एड्रेस जहां से हमारा प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस रन करेंगे फिजिकल मेमोरी में, वो रियल एड्रेस है। तो हम बात कर रहे थे वर्ड विद इन ए ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर बहुत सारे वर्ड्स हैं, जनरली 4 या 8 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसका जो स्ट्रक्चर तो अब हम बेस एड्रेस की बात कर रहे थे। तो जो वर्ड है डब्ल्यू, डब्ल्यू हम बोल रहे हैं कि कोई वर्ड है पर्टिकुलर, तो वो बेस एड्रेस के सापेक्ष, बेस एड्रेस हमारा ब्लॉक का होगा, उस ब्लॉक में वो कौन सा वर्ड है उस बेस एड्रेस के सापेक्ष भी हम उसको एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब बेस एड्रेस उस ब्लॉक का जिसमें वो वर्ड है। तो अगर हम उस ब्लॉक के सापेक्ष बेस एड्रेस की बात करें, ब्लॉक के सापेक्ष किसी वर्ड के बेस एड्रेस के सापेक्ष बात करें, तो ब्लॉक का तो बेस एड्रेस फिक्स होगा, और उस ब्लॉक में जितने वर्ड्स होंगे सबका अपना अलग अलग एड्रेस होगा। जो पहला वर्ड होगा तो उसमें एक वैल्यू ऐड करेंगे, दूसरा होगा नेक्स्ट वैल्यू ऐड करेंगे। तो जितने भी वर्ड्स होंगे उनका सबका अलग अलग बेस एड्रेस के रिस्पेक्ट में एड्रेस होगा। तो ये जो उसके ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वर्ड का एड्रेस है उसको हम मतलब जो रिलेटिव एड्रेस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई हम कोच की बात करें, सपोज कोच है S2, ठीक है। अब S2 कोच में ब्लॉक है हमारा तीसरा, तो तीसरा ब्लॉक का मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक में 8 सीट, दूसरे में 16, तीसरे में 24, ठीक है। तो जो तीसरा ब्लॉक स्टार्ट होगा वो कहां से होगा? उसका जो एड्रेस हम कह सकते हैं कि उसका बेस एड्रेस 3 हम मान लें, ठीक है। अगर पहले ब्लॉक का हमने एड्रेस माना 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, तो 3 तो हो गया हमारा बेस एड्रेस। अब अगर तीसरे ब्लॉक में 5वीं सीट है तो 5 क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेस एड्रेस को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हर ब्लॉक के एड्रेस को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो ब्लॉक का एड्रेस होगा वो 8 से मल्टीप्लाई होता जाएगा और सीट नंबर उसमें ऐड होती जाएगी। तो यही यहाँ मेमोरी का स्ट्रक्चर है कि जितने भी ब्लॉक हैं उसका एक बेस एड्रेस होगा, और उस बेस एड्रेस के सापेक्ष जो वर्ड होगा उसका जो रिलेटिव एड्रेस है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट।
मतलब कि ब्लॉक के बेस एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस से कितना आगे है वो वर्ड, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह जो हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, बेस एड्रेस ऑफ द ब्लॉक प्लस उस ब्लॉक में उस वर्ड का डिस्प्लेसमेंट। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट है, इसलिए आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के स्टूडेंट समझ सकते हैं इसको अच्छे से, और इसको समझ लोगे तो आगे। हाँ तो ठीक है, तो ये जनरल टेबल बनाई है मैंने, लेकिन कोई इसका ज्यादा वैसे यूटिलाइजेशन नहीं है। कहने का मतलब कि कोई ब्लॉक है, पहला ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट, जैसे किसी ब्लॉक में कोई वर्ड है, तो अगर वो पहला ही वर्ड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, दूसरा वर्ड है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ, तीसरा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2 हुआ, और बेस एड्रेस में वो जुड़ता जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तभी तो वर्ड का एड्रेस निकलेगा। वर्ड का एड्रेस ऐसे ही निकलेगा कि वो बेस एड्रेस में जोड़ते जाएंगे, तो वहां से वर्ड की लोकेशन निकलती जाएगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं एमएसबी एंड एलएसबी। तो एमएसबी बोल दें इसको, या एचएसबी भी हम बोल सकते हैं, इसको एलएसबी यहाँ, एलएसबी एंड एचएसबी, ठीक है, ये बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, एलएसबी है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और एचएसबी या एमएसबी, इसको ऐसे लिख देते हैं, एचएसबी ऑब्लिक एमएसबी, ठीक है। तो एचएसबी ऑब्लिक एमएसबी, इसका मतलब है हाई सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दोनों का मीनिंग एक है। तो हाई सिग्निफिकेंट, अब जैसे यहां पे है ये एचएसबी और एमएसबी, ठीक है, ये एक्चुअली, हाँ अब ठीक है। तो जो बेस एड्रेस है किसी ब्लॉक का, वो प्रोवाइड करता है, बी मींस यहाँ बिट्स है, कोई एक सिंगल बिट नहीं है, ग्रुप ऑफ बिट्स है। तो जो बी है, कोई सिंबल बी मान लिया हमने बेस एड्रेस के लिए, तो वो उस ब्लॉक की हायर ऑर्डर सिग्निफिकेंट, हायर ऑर्डर बिट्स मींस के हाई सिग्निफिकेंट बिट्स या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है इफेक्टिव एड्रेस के थ्रू। इफेक्टिव एड्रेस जैसे अभी मैंने बताया, किसी वर्ड का कैसे निकलेगा कि उस वर्ड के ब्लॉक का एड्रेस प्लस डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक के सापेक्ष उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो ऐसे निकलेगा। तो जो बी है, बी एक सिंबल हमने मान लिया कि जो हमारा एचएसबी या एमएसबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा लो ऑर्डर बिट्स, उस ब्लॉक में पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा ब्लॉक के एड्रेस में। तो हमारा जो उस वर्ड का एड्रेस निकलेगा उस ब्लॉक में, वो ऐसे निकलेगा, इफेक्टिव एड्रेस बी प्लस डी, दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो इफेक्टिव एड्रेस की जो हम बात कर रहे थे वो इसी तरह कैलकुलेट होगा इफेक्टिव एड्रेस कि यहाँ से बी इंटू डी। अब ये जो एड्रेस हम जब कैलकुलेट करेंगे ना, तब तुम्हें आइडिया लगेगा कि इंटू या प्लस करने का क्या रीजन है। इंटू का मतलब एड्रेस टू एड्रेस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, कभी कभी हम अगल बगल पुट कर सकते हैं तो हमारा एड्रेस निकल आएगा उससे। अगर फॉर एग्जांपल के जैसे हेक्साडेसिमल में एड्रेस है, तो हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे किसी एग्जांपल से। तो इस एड्रेस के लिए कोई सिग्निफिकेंट टाइम नहीं चाहिए होता है सीपीयू को। जो एड्रेस जनरेशन लॉजिक है सीपीयू का,
मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और सीपीयू का जो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर है वो एड्रेस जनरेशन अपने आप टाइम टू टाइम करता रहता है। ये इफेक्टिव एड्रेस किसी ब्लॉक का, ठीक है। तो यहां तो हो गई है इफेक्टिव एड्रेस की बात। अब इसमें एक टर्म आता है मेमोरी मैप टेबल। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया होगा, और शायद कोई आया है, मैं भी देखता हूं अभी, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेमोरी मैप टेबल की। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग और सेगमेंटेशन में मैंने बताया हुआ है, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा इसको समझ सकते हैं कि जो हमारा स्टैटिक और डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन है, मैपिंग। मैपिंग यहाँ टर्म आ रहा है हमारा, स्टैटिक एंड डायनेमिक एड्रेस मैपिंग। उसका मीनिंग क्या है? मैपिंग मीन्स कि जो वर्चुअल एड्रेस है किसी भी मेमोरी में, उसको फाइनली लोकेट करना पर्टिकुलर रियल मेमोरी से। एड्रेस तो किसी भी कहीं के लिए भी जनरेट हो रहा है, किसी भी मेमोरी के लिए, तो ये मैपिंग है। तो जो हमारा बेस एड्रेस है मैपिंग के लिए, मतलब बेस एड्रेस है जो ब्लॉक के लिए, तो उसको क्या है, मेमोरी मैप टेबल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग द मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम। और ये पेजिंग जो टेबल बनती थी उससे इसको समझ सकते हो तुम। तो ये जो मेमोरी मैप टेबल है वो मेमोरी में या सीपीयू रजिस्टर्स में स्टोर होती है, या दोनों में स्टोर हो सकती है। अब ये कुछ कंसेप्ट तुम्हारे क्या है कि हायर ऑर्डर हो सकते हैं, जो परहैप्स ऊपर से भी निकल रहे होंगे, बट डोंट वरी, कुछ ये कहीं ना कहीं तुम्हारे आगे काम आएंगे, ठीक है। तो अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ आते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इन सिचुएशंस में होती है, जैसे मैंने बताया था कि सपोज एरे वगैरह है तो स्टैटिकली एलोकेट होती है मेमोरी। और जो क्या कहे कि तुम्हारा फंक्शन कॉल है, रिकर्सन वगैरह, वो डायनेमिकली उसके लिए मेमोरी एलोकेट होती है, जैसे हम डेटा स्ट्रक्चर में भी करते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं। जैसे कोई लिंक लिस्ट के ब्लॉक्स बनाते हैं हम, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं बाय यूजिंग द सिस्टम कॉल। उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं सिस्टम को, तो डायनेमिकली हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं। और सी लैंग्वेज से अगर हम करते हैं तो हमारा जो प्रोसीजर है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या है, मैलोक। इसी तरह अगर हम सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं तो हमारा प्रोसीजर है न्यू। जावा में भी न्यू है। तो इसी तरह अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो डायनेमिक और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन से तो अवेयर हो तुम लोग। तो उसको हम ऐसे समझते हैं कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या है कि जो ब्लॉक है हमारा, उसका जो एक्सेस है वो मेमोरी जो उसको एलोकेटेड है ब्लॉक को, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मतलब मेमोरी एरिया जो असाइंड है किसी ब्लॉक को, उससे बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी ब्लॉक को जो मेमोरी एरिया असाइंड हो, ब्लॉक उससे बाहर चला जाए, तो उस वे में क्या होगा कि सारा सिस्टम ही, मेमोरी सिस्टम फेल हो जाएगा हमारा। तो ब्लॉक की जो परमिशन है वो किसी लोकेशन से रीड कर सकता है, बट राइटिंग जो है ब्लॉक का वो मेमोरी एरिया के जो एलोकेटेड एरिया है उसी के अंदर होना चाहिए। तो इस मेथड को, यानी इस प्रोसीजर को कि ब्लॉक का एक्सेस उसके एलोकेटेड एरिया में ही हो, उसके लिए क्या है कि दो रजिस्टर होते हैं ना सीपीयू के अंदर, बेस रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर क्या करता है
ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टोटल टॉपिक है हमारा, जो हम उसमें मेमोरी एलोकेशन में डिस्कस करते हैं। तो बेस रजिस्टर क्या करता है, इट होल्ड्स द बेस एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, और लिमिट रजिस्टर क्या होल्ड करता है कि ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, मतलब जहां से जहां तक लिमिट है। लिमिट रजिस्टर मतलब कि उस रेंज तक हमारा लिमिट जो जैसे कोई ब्लॉक है, सपोज करो मेमोरी लोकेशन 1000 से, बेस एड्रेस 1000 से और 3000 तक है उसका मेमोरी एलोकेटेड एरिया, तो उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बेस एड्रेस क्या होल्ड करेगा, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द ब्लॉक, एंड लिमिट रजिस्टर द लास्ट एड्रेस जो उसकी लिमिट है। तो इसमें क्या होगा कि जो इस तरह मेमोरी एक्सेस होगी, तो बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस दोनों ही मेमोरी मैप टेबल में स्टोर होते हैं, और जो भी रियल एड्रेस हमारा जनरेट होगा फाइनली मैपिंग से, तो वो कंपेयर होगा बेस एड्रेस से और लिमिट एड्रेस से। तो इसका मतलब ये है कि जो रियल एड्रेस जनरेट हुआ मैपिंग से, वो इन दोनों लिमिट के बीच लाई करना चाहिए, बेस एड्रेस और लिमिट एड्रेस के बीच, तभी वो उसको एक्सेस कर पाएगा। मतलब उसका जो रीजन है, मतलब मेमोरी एक्सेस इज कंप्लीटेड इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्पेसिफाइड। तो मेमोरी में एक्सेस उसको तभी अलाउ किया जाएगा, सीपीयू तभी अलाउ करेगा जब बेस एड्रेस से लेके लिमिट एड्रेस के बीच में होगा उसका एड्रेस। ठीक है, 10 मिनट बचे हैं अपने पास, और 10 मिनट में हम डिस्कस कर लेंगे टॉपिक। अब एक टर्म आता है रिलोकेशन ऑफ द ब्लॉक्स। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है जो आर्किटेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। तो रिलोकेशन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट की एक टेक्निक होती है, बहुत सारी टेक्निक होती है मेमोरी मैनेजमेंट की, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने पढ़ाया भी है। तो रिलोकेशन क्या है कि जैसे हमारी मेन मेमोरी है, तो जो डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिकली क्या है कि मेमोरी हमारी अलग अलग लोकेशंस पर ब्लॉक स्कैटर्ड हैं। उसको ऐसे मानो कि जैसे कोई बस है, तो जब हम बस में खाली बस में चढ़ते हैं, तो क्या होता है कि जनरली हम आगे की सीट पे बैठ गए अकेले, फिर दूसरा आदमी आया, तुम्हारी जान पहचान का नहीं है, तो कहाँ बैठता है वो, तुम्हारे साथ नहीं बैठता है, कभी भी तुमने देखा होगा, वो फिर दूसरी सीट पे बैठेगा। मतलब जितने भी अलग अलग लोग आएंगे, वो सब अलग अलग सीट पे बैठते रहेंगे जब तक बस में सीट खाली रहेंगी। ये जनरल सिचुएशन है। और अगर कोई फैमिली आएगी 2-3 मतलब लोगों की, तो वो एक ही खाली सीट देखेंगे और उसमें बैठेंगे। अब सपोज करो कि सीटें, उतने लोग आ गए कुछ, अब जितने लोग आते जाएंगे वो एक एक सीट ऑक्यूपाई करते जाएंगे। 3 वाली सीट भी में भी अकेला आदमी बैठेगा, 2 वाली में भी बैठेगा। तो अब जब एक सिचुएशन ये आती है, जैसे कोई फैमिली आ गई, उसने देखा कि एक सीट पे एक खाली है, दूसरी पे एक खाली है, चौथी पे 2 खाली हैं, और 4 लोगों की फैमिली आई या 3 की आई, तो वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आप जो है उस पीछे वाली सीट पे शिफ्ट हो जाओ, जिससे हम 3 सीट पे पूरी फैमिली शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या है कि रिलोकेशन। तो इनफैक्ट सीपीयू में जो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है रिलोकेशन, वो किस तरह परफॉर्म होती है कि स्कैटर्ड अलग अलग मेमोरी के अलग अलग स्पेस पर अलग अलग ब्लॉक पड़े हुए हैं। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन आई कि इतनी मेमोरी चाहिए किसी प्रोग्राम को कि उसके लिए कोई एक साथ मेमोरी अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या करेगा मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्यूटर के अंदर कि वो अलग अलग ब्लॉक को एक कोने में ले जाके लगातार कर देगा, जिससे कि वो एक साथ मेमोरी अवेलेबल हो जाए। उसी तरह जैसे बस में स्कैटर्ड अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, और सबको ले जाके उठा के एक सीधे पीछे से या आगे से सारी सीट 3-3 को बैठाना स्टार्ट कर दो, तो पीछे या तो सारी सीट, आधी से ज्यादा सीट खाली हो जाएंगी, या आगे या पूरी पूरी खाली हो जाएंगी। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि सीपीयू का मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम क्या करेगा कि अगर कोई ब्लॉक की रिक्वेस्ट आती है मेन मेमोरी में, और उतनी मेमोरी अवेलेबल नहीं है,
लेकिन कंबाइन करके अवेलेबल है, मतलब कि अलग अलग, कहीं थोड़ी अवेलेबल है, कहीं थोड़ी अवेलेबल है, कहीं कहीं कुछ है। तो फिर वो कुछ ब्लॉक को मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम एक कोने में, मतलब एक साथ ले जाएगा, और खाली होल्स जिनको हम बोलते हैं उनको एक साथ कर देगा, जिससे कि हमारा प्रोग्राम वहां मेमोरी में ऑक्यूपाई हो जाएगा, रन करने की सिचुएशन में आ जाएगा। ठीक है, तो रिलोकेशन में वही लिखा है, 3 पॉइंट्स को पढ़ लो। मतलब ये कंटिग्यूअस एम्प्टी स्पेस या होल हमारा सफिशिएंट साइज का अवेलेबल नहीं है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि भरे हुए ब्लॉक को एक कोने में ले जाएं, जिससे कि प्रॉपर गैप या स्पेस क्रिएट हो जाए और उसमें हमारा वो बाकी प्रोग्राम चल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन मतलब नेक्स्ट लेक्चर का जो डिस्कशन होगा। तो मेमोरी एलोकेशन अभी हमारे पास करीब 5 मिनट समथिंग है, तो इसमें ये कंप्लीट हो नहीं सकता है। तो नेक्स्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे मेमोरी एलोकेशन नेक्स्ट लेक्चर में। और बाकी इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास 4-5 मिनट हैं। सर एक बार मैपिंग वाली बता दीजिए आप। मैपिंग ये ऐसा है स्टोर ना। तो हाँ, स्टोर करेगा, लेकिन कहाँ करेगा ये? क्या चीज? मेमोरी मैप क्या पूछ रहे हो तुम? मैपिंग सर, मैपिंग में आपने बताया कि लोकेशन को फाइंड करता है। नहीं, मैपिंग में ये नहीं बताया। मैपिंग का मतलब कि जब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है सिस्टम पर, तो सीपीयू उसके लिए एड्रेस जनरेट करता है। जैसे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट याद होगा तुम लोगों को। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है कि जब रैम जिस प्रोग्राम के लिए कम पड़ती है, तो उसका कुछ पार्ट पेजिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी को यूज करके वर्चुअल मेमोरी बनाता है। तो अब सीपीयू तो सभी के लिए एड्रेस जनरेट करेगा ना, जैसे कंप्लीट प्रोग्राम हमारा चल रहा है, तो सीपीयू तो उस प्रोग्राम के लिए एड्रेस जनरेट करेगा, चाहे वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में हो या मेन मेमोरी में हो। ठीक है, यस सर। तो सीपीयू जनरेट करेगा, तो उस एड्रेस को, मतलब सीपीयू जो डिमांड कर रहा है कि हाँ इस एड्रेस से प्रोग्राम हमारा, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन का एड्रेस ये है, तो वो एड्रेस है कि हमारा फिजिकल मेमोरी से बाहर भी हो सकता है, हो सकता है किसी और चिप के लिए भी हो सकता है कि किसी ऐसी डिवाइस लगी हो जो एड्रेसेबल डिवाइस हो, उसका अपना अलग एड्रेस हो, उसमें अलग प्रोसेसर चिप लगी हो, तो सीपीयू उसके लिए भी एड्रेस जनरेट करेगा। अब फाइनली जब उस डिवाइस से जो हमारा वर्चुअल एड्रेस है या लॉजिकल एड्रेस है जो सीपीयू ने जनरेट किया, तो वहां से जब इंस्ट्रक्शन आएगा और जब वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो मेन मेमोरी से ही एग्जीक्यूट होगा ना। सीपीयू भले ही एड्रेस हमारा सेकेंडरी मेमोरी के लिए जनरेट कर रहा है, वर्चुअल मेमोरी के लिए, बट उस लोकेशन से जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, तो वो मेन मेमोरी के किसी एड्रेस से ही रन करेगा। वो इंस्ट्रक्शन या डेटा पेज के फॉर्म में मेन मेमोरी में ही आएंगे, तब हमारा रन करेगा। तो उस सेकेंडरी मेमोरी से या किसी भी मेमोरी से जो सीपीयू ने वर्चुअली जनरेट किया है एड्रेस जिस मेमोरी के लिए, अब वो मेमोरी यहां से मैप होगी, मतलब उस मेमोरी के करेस्पॉन्डिंग यहां पर वो होगा मैपिंग, मतलब उस वर्चुअल एड्रेस के करेस्पॉन्डिंग वो इंस्ट्रक्शंस मेन मेमोरी के किस एड्रेस से रन करेगा, ये मतलब है। अगर सीपीयू ने कहीं किसी भी लोकेशंस के लिए किसी भी मेमोरी के लिए जनरेट किया है एड्रेस, तो वो एड्रेस फाइनली कहीं ना कहीं मेन मेमोरी के किसी ना किसी एड्रेस से मैप करेगा ना रनिंग टाइम पे। यस सर। तो वो है हमारी मैपिंग, ट्रांसलेशन या थैंक यू मैपिंग। सर। ठीक, आया कुछ समझ में? नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर, आ गया सर। हाँ, और कुछ पूछना हो तो अभी 2 मिनट हैं अपने पास, नहीं तो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। और कल मोस्ट प्रोबेबली 8 बजे मॉर्निंग में लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट। ठीक है। मेमोरी एलोकेशन। हाँ, मेमोरी एलोकेशन। ओके सर। ओके।